राधे राधे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो मस्त होंगे सभी लोग। आज का जो आपका टॉपिक होगा, टॉपिक का नाम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हर बार बोर्ड में 3 नंबर के क्वेश्चन इससे आते हैं, और इस क्लास को देखने के बाद वो क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे और एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टॉपिक का नाम है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो देखिए इसमें होता क्या है। सबसे पहले बात है 1801 की, 1801 की। यंग्स ने एक सेटअप बनाकर एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट किसके लिए था कि इन्हें लाइट का वेव नेचर प्रूफ करना था। अभी देखिए आगे आप पढ़ेंगे कि लाइट के दो नेचर होते हैं, एक होता है वेव नेचर और एक होता है पार्टिकल नेचर। तो यंग ने अपने इस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से लाइट के वेव नेचर को प्रूफ किया था। एक्सपेरिमेंट हुआ कब था? 1801 में। तो इन 1801 यंग्स परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट Young's perform an experiment to prove the wave nature of light, to prove the wave nature of light by using two, देख रहे हैं यहां पर डबल स्लिट, बाय यूजिंग टू स्लिट्स। इन्होंने किसका यूज किया? दो स्लिट्स का। बाय यूजिंग टू स्लिट्स नोन एज डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या हुआ? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब इसे यंग्स ने प्रूफ किया था, तो उन्हीं के रेस्पेक्ट में इसका नाम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। शॉर्ट में याद रखना है YDS। तो इन्होंने देखिए किया क्या था। इन्होंने लाइट सोर्स को लिया, लाइट सोर्स को इस तरीके से यहां पे रखा। ये लाइट सोर्स है। लाइट सोर्स की प्रॉपर्टी है कि होना चाहिए मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब, मोनो का मतलब वन, क्रोमेटिक का मतलब कलर। तो एक कलर वाले सोर्स का इन्होंने यूज किया था, जहां से जो लाइट निकली उसमें एक कलर हो। सामने इन्होंने दो स्लिट्स रख दी। अब ये स्लिट्स क्या होती है? बिल्कुल बारीक बारीक स्पेस होता है, होल होता है S1 S2, जहां से लाइट जाएगी इस तरीके से। और ये जो S1 और S2 है, ए बी सोर्स की तरीके से काम करेंगे। किसके तरीके से? सोर्स। अब इसके सामने इन्होंने एक स्क्रीन रख दिया, स्क्रीन। अब स्क्रीन रखने के बाद इस स्क्रीन पर जब दोनों लाइट वेव यहां टकरा के आई, तो उन्होंने देखा कि यहां सेंटर पे बनता है सेंट्रल ब्राइट। अब सेंट्रल ब्राइट क्यों बनेगा, इसका रीजन आपको बताते हैं। अब देखिए जो लाइट इस सोर्स से निकल रही है और इस सोर्स से, ए वाली भी लाइट यहां पर पहुंच रही है, ए वाली लाइट, ये दोनों सेम एक्सिस पर है। तो जो ऊपर वाली डिस्टेंस आएगी और नीचे वाली, मान लीजिए पॉइंट बी है, तो ऊपर S1B और इधर नीचे कितना है? S2B। दोनों के डिस्टेंस सेम है। अब अगर डिस्टेंस सेम है तो दोनों के रास्ते का डिफरेंस कितना आ जाएगा? जीरो। पाथ डिफरेंस तो जीरो आएगा जब डिस्टेंस सेम है। और पाथ डिफरेंस जीरो हो तो अभी पीछे पढ़ा था कि अगर लैम्डा डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो आ जाए, लैम्डा टू लैम्डा, तो कौन सा इंटरफेरेंस होता है? कंस्ट्रक्टिव। और कंस्ट्रक्टिव में कैसा बनेगा? ब्राइट। इसीलिए सेंटर पर हमेशा कैसा बनता है? सेंट्रल ब्राइट। ठीक है। अब ब्राइट के बाद फिर उन्होंने देखा डार्क बनेगा, तो पहला डार्क है तो D1 दोनों का नाम दिया। फिर इसके ऊपर कंटिन्यूअस ब्राइट बना, ब्राइट, फिर डार्क आया, फिर डार्क, फिर ऊपर ब्राइट, फिर ऊपर ब्राइट। तो इस तरीके से कंटिन्यूअस एक पैटर्न मिला। तो यंग्स ने यहां से क्या क्या सीखा, क्या क्या कंक्लूजन दिए, उन्हीं सभी को हमें सीखना है इस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो याद हो जाएगा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या था, कि इन्होंने दो स्लिट का यूज करके एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया टू प्रूव द वेव नेचर ऑफ लाइट। किस नेचर को? वेव नेचर ऑफ लाइट। अब उसमें इन्होंने मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स का यूज किया, स्लिट्स का यूज किया, और जो सेंटर पे फ्रिंज बनी, तो सेंटर पे हमेशा कैसा बनेगा? ब्राइट फ्रिंज। याद हो जाएगा, सेंटर पे कैसा? ब्राइट फ्रिंज। अब स्लिट और स्क्रीन की जो बीच की डिस्टेंस थी, इन्होंने लिखा कैपिटल डी। कैपिटल डी का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। और एक टर्म लिया स्मॉल डी। स्मॉल डी का मतलब डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2। तो स्मॉल डी को याद रखिए, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, दोनों स्लिट्स S1 एंड S2 के बीच की डिस्टेंस। और कैपिटल डी का मतलब क्या है? पहली ये जो स्लिट है और इधर जो स्क्रीन है, इसके बीच की डिस्टेंस। तो कैपिटल डी का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन।
तो स्लिट और स्क्रीन की जो बीसी डिस्टेंस है उसे लिखा हमने कैपिटल डी से। अब मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है तो यहाँ से जो वेव निकलेगी, वेव के पास कुछ वेवलेंथ होगी, उसे लिखा लैम्डा। अब इसी के बारे में हमें सीखना है कि यंग्स ने क्या क्या प्रूफ किया। तो देखिए यंग्स ने निकाला क्या क्या। इन्होंने ये पता किया कि ब्राइट फ्रिंज कहां पे बनेगी। तो ब्राइट फ्रिंज का इन्होंने तरीका दिया एन डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। अब ये सब प्रूफ भी करेंगे। डार्क फ्रिंज का इन्होंने तरीका बताया, डार्क फ्रिंज nth डार्क 2n-1 डी लैम्डा बाई 2 ये तरीका था डार्क फ्रिंजेस का। तो जल्दी से नोट करिए, फिर स्टार्ट करते से प्रूफ करना, और कैसे क्या क्या इसमें क्वेश्चन आते हैं उन सभी को भी सीखना है। तो कंप्लीट कर लिया सभी ने। अब चलिए हम निकालते हैं इसमें तो अब हेडिंग डालिएगा सभी, लोकेशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, लोकेशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, कि ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस कहां कहां पे बनेंगी, क्या लोकेशन होगा, उसे हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए ध्यान से देखिए ब्राइट और डार्क फ्रिंज के लोकेशन के बारे में। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले सोर्स लिया एस, और सोर्स कैसा होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक सिंगल कलर वाला। सामने रखा इन्होंने स्लिट्स, इधर S1 इधर कितना S2। अब लाइट यहां से जा रही है, सोर्स को इधर बना देते हैं इसके पास, ताकि सोर्स इसके बीच में रहे, और इधर सामने इन्होंने रख दी स्क्रीन। ये क्या है, स्क्रीन। दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई कैपिटल डी। अब ये जो स्लिट्स है ये S1, इधर वाली वैल्यू कितनी है S2। दोनों जब सेंटर पे मिली हैं तो सेंटर पे पीछे देखा था कैसा बनेगा, सेंट्रल ब्राइट। और यही सेंट्रल ब्राइट से हम सभी डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो सेंट्रल ब्राइट हमारे लिए क्या हो गया, स्टैंडर्ड। अब यहां पे तो सीखा था कि पाथ डिफरेंस 0 आता है, तो यहां पर हमेशा बनेगा ब्राइट। अब इसके ऊपर हमने कोई पॉइंट ले लिया, कोई पॉइंट ले लिया P। अब P पर अगर ब्राइट बनेगा तो ब्राइट की डिस्टेंस यहां से कितनी आएगी, अगर डार्क बनेगा तो डार्क की डिस्टेंस क्या आएगी, इसे निकालना सीखते हैं सभी। तो देखिए क्या करेंगे सभी, यहां पे ब्राइट या डार्क बने इसके लिए जो रेज यहां से जाएंगी इनका यहां पे पहुंचना जरूरी है, ये पॉइंट P पर, इधर भी ये पॉइंट P पर पहुंचना। अब जैसे दोनों इस पॉइंट P पर पहुंचे, फिर हमें क्या करना होगा, अब पता करना पड़ेगा दोनों के बीच में रास्ते का डिफरेंस कितना है, क्योंकि अगर पाथ डिफरेंस 0 आ गया लैम्डा टू लैम्डा तब तो बनेगा ब्राइट कंस्ट्रक्टिव, और अगर लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2 आया तो डार्क बनेगा वहां पे। अब क्या ये दोनों डिस्टेंस आपको सेम दिख रही है, तो अभी तो डिस्टेंस हमें सेम नहीं दिख रही है। तो सेम डिस्टेंस करने के लिए सबसे पहले यहां से ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर। अब जैसे यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ की तो ये दोनों की दोनों रेज यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की, मान लिया पॉइंट है ए। अब ये दोनों डिस्टेंस हो जाएगी सेम, तो इनके बीच जो रास्ते का डिफरेंस है यही वाली वैल्यू तो बचेगी डेल्टा एच, और इसी का नाम हमने दे दिया पाथ डिफरेंस। अब देखिए ये दोनों डिस्टेंस बराबर हैं, तो जो ये बचा ये बन जाएगा पाथ डिफरेंस। अब यहां पर जितने भी एंगल्स बनेंगे थीटा के फॉर्म में, सबके सब बहुत छोटे एंगल्स होते हैं। अब ये जो एंगल यहाँ पे बना थीटा, मान लीजिए एंगल को थीटा है, तो थीटा एक बहुत छोटा सा एंगल होगा। अब थीटा अगर छोटा सा एंगल है तो यहां से भी हमने एक लाइन ड्रॉ की जो इसके पी से मिलकर गई। तो स्मॉल एंगल के लिए लगभग जो तीनों की तीनों लाइंस है, ये तीनों की तीनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। कब, फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल थीटा लाइंस S1P, इसका नाम मान लिया O, OP, S2P आर पैरेलल। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये लाइन तो मीट कर जा रहे हैं तो पैरेलल कैसे हैं, तो स्मॉल एंगल्स के लिए हमने एग्जाम्पल्स ले लिया कि छोटी एंगल है तो सबकी सब लाइंस पैरेलल जाएंगी, तो एंगल्स या छोटा एंगल है तो लाइंस पैरेलल, तो कंफ्यूज मत रहिएगा लाइंस पैरेलल कैसे। अब ये थीटा है 90, तो बताइए वाला एंगल कितना बन जाएगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब अगर ये 90 माइनस थीटा है तो यहां से हम हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करें, ये एंगल कितने का बनेगा, थीटा, क्योंकि 90 माइनस थीटा में जब थीटा जुड़ेगा तब तो थीटा से थीटा कटेगा, और एंगल कितने का, 90, तो एंगल थीटा बन गया। अब अगर एंगल थीटा है तो ए लाइंस और ए लाइंस, देखिए बेस बेस पैरेलल, ये दोनों लाइंस पैरेलल, तो जब एंगल थीटा यहां पर है
तो ये भी एंगल बच्चा कितना बनेगा, थीटा। देखिए फिर से, थीटा 90, 90 माइनस थीटा, यहाँ एंगल बन जाएगा थीटा। ठीक है, अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन से इस लाइन का एंगल थीटा है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो इसका भी हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बन जाएगा, थीटा। अब इसी डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करके बना लेते हैं। डायग्राम कौन सा बना था आपका, S1 S2 A, ये तो 90 डिग्री है, ऊपर थीटा एंगल, नीचे 90 माइनस थीटा। अब स्लिट की जो बीच की डिस्टेंस थी इसे हमने ले लिया था स्मॉल डी, इंटू डी, तो डी बन गया। सामने यहां वाली डिस्टेंस कितनी है, डेल्टा एक्स, दिख रहा है पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। तो यहां से देखकर बताइए साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी इस डायग्राम में। ट्राइंगल है आपका S1A S2, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है डेल्टा एक्स और हाइपोटेनस है डी। ठीक है, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी साइन थीटा। एक एक्सप्रेशन मिला डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा। अब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सुनते ही समझ में आ गया होगा कि बात हो रही ब्राइट फ्रिंजेस के लिए। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होता है ब्राइट फ्रिंजेस। फ्रिंजेस कैसी हो, ब्राइट। तो बताइए पहला तो सेंटर पे बना, इसके लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 आती है। जो अगर पहला ब्राइट बनेगा तो पहले ब्राइट के लिए जो पाथ डिफरेंस है कितना आ जाएगा, लैम्डा। ये तो बनेगा पाथ डिफरेंस कितना, ये तो डिस्टेंस को हमने वाई मान लिया, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना वाई। ये जो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स है इसकी वैल्यू कितनी होगी, लैम्डा। तो पहले ब्राइट के लिए क्या करना पड़ेगा, डेल्टा एक्स की वैल्यू है डी साइन थीटा, और डेल्टा एक्स की वैल्यू पहले ब्राइट के लिए कितना आ जाएगा, लैम्डा। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू लैम्डा इक्वल टू डी साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू लैम्डा बाई डी। अब ये चीज देखिए, एंगल बहुत छोटे छोटे एंगल्स हैं, तो जब एंगल्स स्मॉल हो तो जो थीटा आएगा वही साइन थीटा, वही कितना, टेन थीटा। स्मॉल एंगल के लिए तीनों बराबर होते हैं, तो साइन थीटा को रिप्लेस कर सकते हैं टेन थीटा लैम्डा बाई डी। ठीक है, अब टेन थीटा की वैल्यू यहां से बताइए, टेन थीटा आएगा परपेंडिकुलर बाई बेस। ये पहला ब्राइट है तो लीजिए फर्स्ट ब्राइट, तो टेन थीटा कितना बन जाएगा, वाई फर्स्ट ब्राइट, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, और बेस कितना है डी, लैम्डा बाई डी। अब आगे नोट करें इसे, तो वाई फर्स्ट ब्राइट कितना बन जाएगा, ऊपर जाएगा डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। तो पहला ब्राइट कितनी डिस्टेंस पर बनता है हमेशा, डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। डी हो गया इन दोनों की बीच की डिस्टेंस लैम्डा और स्मॉल डी। अब इसी तरीके से बात करेंगे सेकंड ब्राइट के लिए, तो सेकंड ब्राइट में चेंज क्या आएगा, जहां लैम्डा है वहां पे टू लैम्डा, क्योंकि सेकंड ब्राइट के लिए पाथ डिफरेंस टू लैम्डा आएगा, तो जहां लैम्डा है टू लैम्डा, तो फॉर्मूले में आएगा टू डी लैम्डा बाई डी। थर्ड ब्राइट की बात करेंगे तो थ्री डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। तो देख रहे हैं नंबर्स बढ़ता चला जा रहा है, ऊपर 1 2 3, तो nth ब्राइट कितना बन जाएगा, एन डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, nth ब्राइट एन डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। इसी तरीके से हम बात आप करेंगे फॉर डार्क फ्रिंज। बात किसके बारे में, डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज का मतलब डिस्ट्रक्टिव वाले। तो देखिए डिस्ट्रक्टिव में डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा बाई 2, बाकी तो कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पहला डार्क, ऊपर है डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, तो लैम्डा के लिए जब डार्क आता है पहला, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू आती है लैम्डा बाई 2, तो जहां लैम्डा वहां लैम्डा बाई 2 आ जाएगा, तो डी लैम्डा बाई 2 डी। सेकंड डार्क की बात करेंगे तो सेकंड डार्क बनता है जब पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा की जगह पे 3 डी लैम्डा बाई 2 डी। थर्ड डार्क के लिए आएगा 5 लैम्डा बाई 2, तो यहां पे जब रखेंगे तो 5 डी लैम्डा बाई 2 डी। और जब nth डार्क की बात हो तो 2n माइनस 1 डी लैम्डा बाई 2 डी। तो इस तरीके से आप किसी भी डार्क की लोकेशन डिराइव कर सकते हैं। एग्जाम में इनका प्रूफ नहीं आएगा, बट प्रूफ हमने सिखा दिया कैसे करते हैं। तो nth ब्राइट एन डी लैम्डा बाई डी, nth डार्क 2n माइनस 1 डी लैम्डा बाई 2 डी। क्लियर हो गया, जल्दी से इसे नोट करिए। ऐसे बच्चों की हमें फ्रिंज विड्थ कैसे निकालनी है, तो अब बहुत सारे टर्म्स हैं, उनमें से पहला टर्म्स है फ्रिंज विड्थ। तो हेडिंग डालिए सभी लोग फ्रिंज विड्थ। अब देखिए फ्रिंज विड्थ का मतलब क्या होता है, पहले इसके बारे में समझते हैं। तो फ्रिंज विड्थ का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट
और डार्क फ्रिंज इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ का मतलब क्या है? दो लगातार ब्राइट हो या डार्क हो, उनके बीच की जो डिस्टेंस है। अब फ्रिंज विड्थ की वैल्यू आती है, इसे डिनोट करते हैं बीटा से। वैल्यू आएगी डी लैम्डा बाई डी। प्रूफ करना, प्रूफ भी कर सकते हैं। प्रूफ देखिए कैसे करेंगे। और फ्रिंज विड्थ की वैल्यू डी लैम्डा बाई डी है। किसके बीच की डिस्टेंस? दो लगातार ब्राइट है डार्क। तो कोई भी दो लगातार ब्राइट, मान ले तीसरा ब्राइट माइनस दूसरा ब्राइट, दो ब्राइट के बीच की डिस्टेंस। तभी सीखा था कि nth ब्राइट की वैल्यू कितनी आती है? एन डी लैम्डा बाई डी। तो थर्ड वाला ब्राइट कितना आ जाएगा? 3d लैम्डा बाई डी। सेकंड वाला ब्राइट कितना आएगा? 2d लैम्डा बाई डी। और तीसरे में से दूसरे को माइनस करिए तो डी लैम्डा बाई डी। तो बीटा आ जाएगा डी लैम्डा बाई डी। इसी तरीके से हम बात करें, बीटा अगर हमें डार्क में चेक करना हो तो कोई भी डार्क ले लिया, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा कोई भी, तो ले लिया थर्ड सेकंड डार्क माइनस फर्स्ट डार्क। सेकंड डार्क की वैल्यू कितनी आएगी? अभी सीखा था एन डार्क, 2n माइनस 1 डी लैम्डा बाई 2d। अब n की वैल्यू को हम कितना रख दें? n की वैल्यू को 1 रखें तो 2 माइनस 1, 2 टू 4 माइनस 1, 3d लैम्डा बाई 2d। 1 रखें, 1 रखने पर 2 माइनस 1 डी लैम्डा बाई 2d, और ऊपर माइनस करें तो 2d लैम्डा बाई 2d, 2 से 2 कट जाएगा, डी लैम्डा बाई डी। ये आ जाएगी फ्रिंज विड्थ की वैल्यू। अब इसके बाद एक टर्म और आपको सीखना है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। लास्ट टर्म है एंगुलर फ्रिंज विड्थ। इसका नोटेशन होता है थीटा। थीटा को निकालते हैं हम हमेशा बीटा बाई डी। बीटा बाई डी रेशियो ऑफ फ्रिंज विड्थ टू द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। बीटा की वैल्यू है डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, नीचे डी, डी से डी कट जाएगा, थीटा की वैल्यू लैम्डा बाई डी। इसी का नाम होता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ। और थीटा को ध्यान रखना है हमेशा किसमें रखना है? रेडियन। अब अगर इतना आपने कंप्लीट कर लिया तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपका कंप्लीट हो गया। अब अगली क्लास में आपको सिखा देंगे इसके ग्राफ कैसे बनते हैं और क्या क्या कंडीशंस होती हैं अलग अलग इंटरफेरेंस के लिए। तो चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं कि इंटेंसिटी का पाथ के साथ ग्राफ कैसे बनेगा। जो इंटेंसिटी और पाथ डिफरेंस में ग्राफ बनता है उस ग्राफ की शेप क्या होगी? तो हेडिंग डाली सभी, ग्राफ बिटवीन पाथ डिफरेंस वर्सेस इंटेंसिटी। इंपॉर्टेंट ग्राफ है, एग्जाम में बनाने के लिए आता है कि इंटेंसिटी और पाथ डिफरेंस का ग्राफ कैसे बनेगा। तो देखिए हमने सीख रखी है कि इंटेंसिटी की वैल्यू आती है आई नेट की वैल्यू 4i cos स्क्वायर 5/2, जिसमें इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू आती है 4i। अब इसी को ग्राफ के फॉर्म में बनाना है तो देखिए करेंगे क्या। सबसे पहले हम बनाते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से। अब इसके ऊपर हमने बना दी इंटेंसिटी, ये बीच वाला सेंटर पार्ट होगा 0। अब 0 के बाद में लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, इस तरीके से ग्राफ आगे बनेगा। इस तरफ आएंगे राइट लेफ्ट साइड तो साइन कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग -2 लैम्डा, -3 लैम्डा, -4 लैम्डा, ऐसा बन जाएगा। अब ये जो 0 और लैम्डा के बीच का पॉइंट है, ये पॉइंट होगा लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, 9 लैम्डा बाई 2। इस तरफ आएगा माइनस का लैम्डा बाई 2, -3 लैम्डा बाई 2, -5 लैम्डा बाई 2, -7 लैम्डा। अब हमने क्या सीख रखा है कि जो आई मैक्सिमम आती है एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो फेज डिफरेंस होता है ये आता है 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, इन्हीं पर तो कंस्ट्रक्टिव बनेगा। तो देखिए 0 पर जो मैक्स वैल्यू आती है इसकी, ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 4i, और लैम्डा बाई 2 तो आई मीन की वैल्यू 0 आती है जब डेल्टा एस की वैल्यू हो जाए लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2। तो जब लैम्डा बाई 2 का मल्टीपल है तो बनेगा डिस्ट्रक्टिव। तो देखिए लैम्डा बाई 2 पर 0, लैम्डा बाई 2 पर 0, फिर लैम्डा पर मैक्सिमम, और मैक्सिमम भी कितना 4i के बराबर, फिर 3 लैम्डा बाई 2 पर 0, फिर 2 लैम्डा पर मैक्सिमम, 5 लैम्डा बाई 2 पे 0, इस पे मैक्सिमम, इस पर 0, इस पर मैक्सिमम, इस पर 0। देन इस तरफ आए तो इधर मिनिमम, इस तरफ 0, इस तरफ वैल्यू 0। इस तरीके से ग्राफ अल्टरनेट बनता चला जाता है। इधर देखिए लैम्डा पर इधर ग्राफ, इधर 2 लैम्डा, फिर इस तरफ ग्राफ आइए -5 लैम्डा बाई 2 पे 0, फिर 3 लैम्डा बाई 2 पे मैक्सिमम। इस तरीके से ग्राफ इसका बनेगा। और इसकी जो मैक्स वैल्यू आएगी हर एक पॉइंट पर मैक्स वैल्यू आएगी 4i, और मिनिमम वैल्यू कितनी है 0।
तो ये ग्राफ बनता है इंटेंसिटी का पाथ डिफरेंस के साथ में, तो याद हो जाएगा। और एक ग्राफ बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से देखिए, इंटेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू 4 आई और मिनिमम कितना 0। कंस्ट्रक्टिव बनेगा मैक्सिमम 0, लैम्डा, 2 लैम्डा। तो देखिए लैम्डा पर, 2 लैम्डा पर, 3 लैम्डा पर, सब पे मैक्सिमम। और जहां ऑड नंबर लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, यहां पे कितना आ जा रहा है 0। अब इसके बाद हम सीखेंगे कि इंटरफेरेंस होने के लिए क्या क्या कंडीशंस है, क्योंकि कंडीशन एग्जाम में पूछी जाती है। तो हेडिंग डालिए सभी, कंडीशंस फॉर, हेडिंग डालिए सभी, कंडीशंस फॉर, कंडीशंस फॉर डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, इंटरफेरेंस, कंडीशंस फॉर डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस, कि अलग अलग इंटरफेरेंस पैटर्न मिलने के लिए क्या क्या कंडीशंस है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए अलग अलग इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए सबसे जरूरी चीज कंडीशंस फॉर डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस। पहली चीज, जो सोर्सेज हैं S1 एंड S2 मस्ट बी कोहेरेंट। कैसे सोर्स होने चाहिए? कोहेरेंट। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि कोहेरेंट सोर्सेज का मतलब क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछ लिया था व्हाट आर द कोहेरेंट सोर्सेज। तो कोहेरेंट सोर्सेज का मतलब है ऐसे सोर्सेज जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और फेज डिफरेंस कांस्टेंट, टाइम के साथ में चेंज ना हो। तो कोहेरेंट सोर्सेज क्या है? द सोर्सेज which frequency remain same, the sources which frequency remain same रहे and phase difference is constant and not varying with time and not varying with the time। तो ऐसे सोर्सेज जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और फेज डिफरेंस कांस्टेंट, टाइम के साथ में वेरी ना करे, कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेज। उन्हीं सोर्सेज का नाम क्या होगा? कोहेरेंट सोर्सेज। तो याद हो जाएगा कोहेरेंट सोर्सेज क्या है? ऐसे सोर्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और फेज डिफरेंट टाइम के साथ में चेंज ना हो, उन्हीं को बोलेंगे कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है। दूसरी कंडीशन, अब पढ़ा था कि YDC में जो कैपिटल डी है, स्लिट और स्क्रीन की डीसी डिस्टेंस, कैपिटल डी की वैल्यू स्मॉल डी के कंपैरिजन में ज्यादा होनी चाहिए। क्या है? कैपिटल डी शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल डी। याद रखिए, डिस्टेंस बिटवीन slit and screen should be very very greater than distance between slits। तो स्लिट के बीच की डिस्टेंस से क्या हो? ज्यादा। तब वहां पर कैसा बनेगा? अलग अलग इंटरफेरेंस पैटर्न। तीसरी कंडीशन, कि जो एम्पलीट्यूड्स हैं दोनों सोर्सेज के A1 और A2, उनसे जो एम्पलीट्यूड है उनकी वैल्यू में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो थर्ड कंडीशन, एम्पलीट्यूड्स शुड बी सेम और नियरली सेम। एम्पलीट्यूड की वैल्यू या तो बराबर हो या लगभग में बराबर हो। जैसे हमने एग्जांपल के लिए लिख लिया कि अगर एक का एम्पलीट्यूड A1 है 100 और A2 की वैल्यू रखी हमने 100, तो ये मैक्स कितना आ जाएगा? A1 प्लस A2। तो 100 में 100 जुड़ेगा कितना? 200। और ए मिन की वैल्यू बात करें तो 100 माइनस 100 वैल्यू 0। मतलब मिनिमम वैल्यू तो बहुत कम आ गई और मैक्सिमम वैल्यू बहुत ज्यादा है। अब मैक्सिमम वैल्यू अगर बहुत ज्यादा है मतलब बनेगा कंस्ट्रक्टिव, और मिनिमम वैल्यू 0 मतलब डार्क हो जाएगा। तो यहाँ डार्क होगा, यहाँ पे ब्राइट। तो हम क्लियरली देख पाएंगे डार्क और ब्राइट में डिफरेंस। जैसे कि एग्जांपल और लिया, A1 को हमने लिख दिया 100 और A2 की वैल्यू हमने ले ली 98। तो ये मैक्स की वैल्यू कितनी आएगी? A1 प्लस A2 198। ए मिन की वैल्यू A1 माइनस A2 2। तो इस बार देख रहे हैं जो डिफरेंस है ये मैक्स पे बहुत ज्यादा और एमिन पे बहुत कम। तो थोड़ा बहुत तो फ्लक्चुएशन हुआ, बट फिर भी ब्राइट और डार्क में हम डिफरेंस देख पाएंगे। तो ये तरीका समझ में आ गया। और चौथी कंडीशन, कि जो सोर्सेज हैं उनका कोहेरेंट होना जरूरी है। सोर्सेज हैं, कोहेरेंट होना तो जरूरी है, और साथ में जो सोर्सेज हैं मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। सोर्सेज शुड बी मोनोक्रोमेटिक। जो सोर्स हमने यूज किया था, याद है सभी को, एस, वो कैसा होना चाहिए? मोनोक्रोमेटिक। अब मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है एक कलर की लाइट वाला। अगर एक कलर की लाइट उससे जाएगी तब जाकर हमें इंटरफेरेंस पैटर्न क्लियर मिलेगा। तो सोर्स कैसा होना चाहिए? मोनोक्रोमेटिक। ये मस्ट है कि सोर्स की वैल्यू हमेशा कैसी हो? मोनोक्रोमेटिक। तो तैयार हो जाएगा सभी को। अब इसके जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, कैसे आते हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम करेंगे सभी अगली क्लास में। तब तक अच्छे से देखते रहिए। मिलेंगे सभी से नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।